हाय हेलो फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है सिर्फ 947 करोड़ के आसपास का है और इस स्टॉक का नाम है वासा डेंटिसिटी। अगर हम वासा डेंटिसिटी की बात करें तो इस स्टॉक का जो है बिजनेस मॉडल बड़ा ही यूनिक है। अगर आप देखोगे तो ये जो है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आप देखोगे तो हमारे लाइफ के अंदर हम अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें शॉपिंग करनी है तो हम अमेजोन यूज़ करते हैं, नाइका यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं। तो हमें अगर एज ए रिटेल कंज्यूमर्स शॉपिंग करनी है तो हम इन सारे प्लेटफॉर्म पे से ऑर्डर करके चीज़ें अलग अलग जो भी हमें चाहिए होती है, टेबल चाहिए होता है, चेयर चाहिए होता है, किसी को बुक्स चाहिए होती है, किसी को बैग चाहिए होता है, तो हम आराम से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें वासा डेंटिसिटी का बिजनेस मॉडल समझना है सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में, तो ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आपके डेंटिस्ट के लिए। आपके डेंटल कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट जाते हैं उन्हें कैटर करने के लिए ये जो है एक प्रॉपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के सारे ऑपरेशन जो है वो आपके डेंटल से रिलेटेड जो है सारे ऑपरेशंस के अंदर ये कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है। लेकिन इनका मेन बिजनेस मॉडल जो है वो ई कॉमर्स वाला ही है, जहाँ इनका जो है खुद का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेंटल कार्ट। अगर आप देखोगे तो डेंटल कार्ड पे ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डेंटिस्ट होता है, उसे जो है अपना क्लिनिक सेटअप करना है, तो क्लिनिक सेटअप करने के लिए उसे जो है अलग अलग इक्विपमेंट्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दांत के अंदर ड्रिलिंग करनी है तो उसका अलग इक्विपमेंट होता है। आपको क्राउन अगर लगाना है आपके दांत के अंदर तो आपको क्राउन्स ऑर्डर करने पड़ते हैं। आपको कुछ और ट्रीटमेंट करनी है अलग अलग, अगर आप देखोगे तो डेंटल क्लिनिक के अंदर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स होती है। तो इसलिए अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और ये सारे इक्विपमेंट जो है आपको डेंटल कार्ड के प्लेटफॉर्म पे जो है आराम से मिल सकते हैं। मतलब आपको जो भी शॉपिंग करनी है, बीइंग अ डेंटिस्ट, डेंटल कार्ड जो है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो वासा डेंटिसिटी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप इसके मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स भी लिमिटेड रहेंगे, इतने ज़्यादा मार्जिन्स रहेंगे नहीं। अगर वासा डेंटिसिटी जैसी कंपनी को अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसे जो है प्राइवेट लेवल पे अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। इसे अपने खुद के प्रोडक्ट्स जो है प्राइवेट लेवल पे या फिर ये दूसरों से मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग करवा सकते हैं और वहाँ से खुद के प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स जो है अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवा सकते हैं और फिर इनके प्लेटफॉर्म पे जो है ये प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं, जहाँ इनके मार्जिन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े हाइयर साइड पे होते हैं। तो यही जो ये कंपनी है करंटली कर रही है, क्योंकि कंपनी को अगर आप देखोगे तो इनके जो प्राइवेट लेवल गुड्स होते हैं उसके अंदर जो इनके मार्जिन होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े हाइयर साइड पे अगर आप वासा डेंटिसिटी को देखोगे तो इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं और वासा डेंटिसिटी के साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी इन्वॉल्व है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था, जिसने जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर आ गया था ये कंज्यूमर्स के ऊपर, मतलब हम इन्वेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि इसका गाइडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था। बट फिर कंपनी ने गाइडेंस आकर रिड्यूस कर दिया है। अब वो भी क्या स्टोरी है बात करेंगे, और अभी किस तरीके की डील हमें कंपनी के अंदर दिख रही है वो भी हम बात करेंगे। अब ये जो डील के बारे में हम जो भी बात करेंगे ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ये कंप्लीटली एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से रहेगा। आपके एजुकेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और आइडिया लेंगे कि यार इस सिचुएशन के अंदर, अगर मार्केट के अंदर ये सिचुएशन होती है तो हमें बॉस किस तरीके से सोचना चाहिए। तो अगर वासा डेंटिसिटी के नंबर्स की बात करूँ तो Q2 के अंदर कंपनी ने अपने रेवेन्यूज जो है अगर आप देखोगे तो 43% से इंक्रीज़ किया। Q1 के अंदर इन्होंने जो अपनी सेल्स है वो 51% से इंक्रीज़ करी और इनके Q3 के नंबर्स जो है बड़े इंटरेस्टिंग आए, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो थोड़ा बहुत अचीवेबल भी हो सकता है। अब अगर मैं वासा डेंटिसिटी का पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेता हूँ, तो बिजनेस मॉडल तो हम इजी लैंग्वेज के अंदर डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर हम इनके H1 के रेवेन्यूज़ देखें तो H1 के अंदर इनके जो रेवेन्यूज़ है वो आपके 46% से इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। ऑर्डर्स इनके 29% से इंक्रीज़ हुए। ऑब्वियसली इनके साइट के ऊपर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र्स इंक्रीज़ होंगे और जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज़ होंगे उस साइड से ही जो है इनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। तो इस कंपनी के लिए वॉल्यूम ग्रोथ भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो जहां आप दूसरों के जो आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, दूसरों के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दूसरे ब्रांड्स बनाते हैं वो भी आप सेल कर रहे हो। तो इसमें आपके मार्जिन थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो है आपका हाई वॉल्यूम लो मार्जिन गेम वाला बिजनेस है।
अगर आप दूसरे कंपनीज के ब्रांड सेल करते हो तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनका 70% रेवेन्यू जो है वो कंज्यूमेबल से आता है, 23.7% के आसपास इक्विपमेंट से आता है और 6.3% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है वो आपके इक्विपमेंट से आता है। एबिटा के अंदर हमें बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली, पैट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने मिल रहा था, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मैं H1 FY25 और H1 FY24 को कंपेयर करूँ तो हमें वो अभी तक देखने नहीं मिला है। अब इनकी एक चीज़ है कि इनकी एवरेज नंबर ऑफ डिलीवरी डेज जो है वो रिड्यूस हो रहे थे, ऑर्डर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अगर आप ऑर्डर ग्रोथ देखोगे तो उसके अंदर भी हमें जो है अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है, कस्टमर बेस भी जो है इनका अच्छा खासा पेस पे इंक्रीज हो रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर के अंदर, अगर आप H1 की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, तो 40% से इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ रेवेन्यू जो है वो 43% से 46% से आपके इंक्रीज़ हुए। और अगर आप मार्जिन्स के अंदर देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर जो है हमें थोड़ा सा फॉल देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो FY25 के अंदर ये कंपनी जो है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये जो है आपका डेंटल कंज्यूमेबल्स वाली सर्विसेज, आपका क्लिनिकल डेंटल स्मॉल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है और आपके कंज्यूमेबल्स प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इस कंपनी को आपके लार्ज इक्विपमेंट्स के अंदर भी एंटर करना है। स्मॉल इक्विपमेंट्स हो गया आपका डेंटल लैब वाले, आपके डेंटल लैब वाले लार्ज इक्विपमेंट्स हो गए, और डेंटल लेबोरेटरी के अंदर ये लोग स्माइल वर्क्स के थ्रू जो है एंटर हुए। अभी अभी इन्होंने जो है दिल्ली के अंदर स्माइल वर्क्स नाम की एक लेबोरेटरी आपकी डेंटल लैब है, उसे जो है इन्होंने एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले। फिर इसके साथ साथ अगर आप FY25 के इनके देखोगे तो इन्हें जो है हाइपर पर्सनलाइजेशन के अंदर एंटर करना है कि कोई स्पेसिफिक क्लिनिक है, कोई स्पेसिफिक क्लिनिक की जो है इस तरीके के रिक्वायरमेंट है कोई डेंटिस्ट की कि यार मुझे अपना क्लिनिक इस तरीके से बनाना है, उस तरीके से बनाना है, तो उस हिसाब से पर्सनलाइज तरीके से उनका क्लिनिक बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग सेटअप बनाएंगे कि कोई डेंटिस्ट का सेटअप इस तरीके से होगा, कोई डेंटिस्ट का सेटअप उस तरीके से होगा, और डेंटिस्ट स्पेसिफिक जो सर्विसेज है उन्हें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करनी है। अगर आप इनकी अभी वेयरहाउस कैपेसिटी देखोगे तो 43,900 स्क्वायर फीट के आसपास वेयरहाउस कैपेसिटी है, जो कंपनी का टारगेट है कि बाय द ईयर आपका FY28 इन्हें जो है आपका 80,000 स्क्वायर फीट के आसपास लेके जाना है, जो कि इनकी प्रोजेक्टेड वेयरहाउस कैपेसिटी है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग हॉस्पिटल्स को कैटर कर रहे हैं, आपका डेंटल चेन्स को कैटर कर रहे हैं, आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी कैटर कर रहे हैं और आपके इंडिपेंडेंट डेंटल क्लिनिक्स को भी कैटर कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप स्माइल वर्क्स के अंदर देखोगे तो स्माइल वर्क्स के अंदर ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये आपका प्रेसिजन सर्विसिंग वाली प्रेसिजन इंजीनियरिंग वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद बेसिकली इनका वहाँ जो है एकदम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है अगर आप देखोगे तो। और ये लोग बेसिकली वहाँ क्या डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है वहाँ हाई क्वालिटी डेंटल प्रोस्थेसिस और इसके साथ साथ रेस्टोरेशन डिलीवर कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्राउन के अंदर कोई इशू आ जाता है, आपके एनामल साइड कोई इशू आ जाता है और आपको अगर रिप्लेसमेंट करवाना है या रिस्टोरेशन वाली सर्विसेज चाहिए तो आप स्माइल वर्क लैब से जो है अपनी सर्विसेज ले सकते हो। अगर आप पहले वासा डेंटिसिटी का मॉडल देखोगे तो कंपनी का जो मॉडल था कंप्लीटली ऑनलाइन मॉडल था, बट अब ये लोग ऑफलाइन प्रेजेंस भी अपना थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, जैसे कि अब भी इन्होंने स्माइल वर्क्स को एक्वायर किया। फिर इसके साथ साथ ये अपना वेयरहाउस कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब वेयरहाउस कैपेसिटी क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स को इन्हें एज अ इन्वेंट्री कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, और जब इनके कस्टमर्स का ऑर्डर आएगा इन्हें तभी तो इन्वेंट्री से प्रोडक्ट बाहर जाकर उनके कस्टमर्स के पास जाएगा। तो स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली इन्हें जो है स्टोरेज प्लेस लगेगी जो कि इनके वेयरहाउसेस होते हैं, और इसलिए ये जो है इनके वेयरहाउसेस के नंबर ऑफ स्क्वायर फीट एरिया भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। इनका अगर आप मेन वेयरहाउस देखोगे मदर वेयरहाउस तो वो जो है गुड़गांव के अंदर है, दिल्ली के अंदर, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे सिस्टर वेयरहाउसेस भी जो है ओपन कर रहे हैं, छोटे छोटे वेयरहाउसेस। बट अगर आप देखोगे तो इनका जो मदर वेयरहाउस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ SKUs रहते हैं वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपके दूसरे छोटे वेयरहाउसेस। बट इनके जो छोटे नंबर ऑफ वेयरहाउसेस है वहाँ पे भी जो है ये इनके नंबर ऑफ SKUs जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। और जैसे इन्हें ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर जो है डिपेंड करता है कि कहाँ से आता है आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बेंगलोर के अंदर वेयरहाउस है, तो अगर आपका जो भी ऑर्डर आता है और उसके सारे SKUs जो है बेंगलोर के वेयरहाउसेस के अंदर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आपके कस्टमर्स को जो है वो जल्दी डिलीवर हो जाएगा। बट अगर SKUs जो है कुछ दिल्ली से आ रहा है, कुछ आपको बेंगलोर से भी आ रहा है और बेंगलोर के अंदर ऑर्डर है, तो कुछ SKUs आपके बेंगलोर से जाएंगे और कुछ जो बचे हुए SKUs है वो दिल्ली से जाएंगे। या हो सकता है कि बेंगलोर वाले वेयरहाउसेस के अंदर आपके SKUs ही ना हो, तो वो सारे SKUs जो भी रहेंगे वो दिल्ली से आपके बेंगलोर जाएंगे। तो इस तरीके का मॉडल है और इस तरीके के लॉजिस्टिक्स मॉडल के ऊपर जो है ये कंपनी काम कर रही है।
फिर उसके बाद अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया के अंदर और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर भी देखोगे तो ग्रोथ अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है। इंडिया के अंदर अगर आप कस्टम मेड क्राउन्स एंड ब्रिजेस मार्केट देखोगे तो 2020 से 2030 तक ये मार्केट जो है, अगर आप 2023 से 2030 तक देखोगे फोरकास्टेड नंबर पे, तो 11.8% CAGR का ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। और क्लीन अलाइनर का मार्केट देखोगे आप तो 23% का जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। अब हमें जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाना नहीं है। जब हम मार्केट के अंदर डील करते हैं, जब हम कंपनीज के साथ डील करते हैं, जब हमें बिजनेस समझना होता है, तो हमें जो है बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कभी कभी बिजनेस मॉडल जो है कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। जैसे आप केमिकल इंडस्ट्री स्टडी करते हो या फार्मा इंडस्ट्री स्टडी कर रहे हो या आप डेंटल कार्ड जैसी कंपनीज ही स्टडी कर रहे हो, तो अगर आपको वासा डेंटिसिटी जैसी जो कंपनीज है उन्हें स्टडी करना है, तो ऑब्वियसली ये कंपनीज के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको आइडिया नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं होना चाहिए कि यार ये ओरल हाइजीन डिवाइस है, ये क्या होगा, अलाइनर्स हो गए, ये क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, इसका क्या फंक्शन है, उसका क्या फंक्शन है। हाँ, नॉलेज के लिए ये सब सीख सकते हो, लेकिन आपको मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होगी क्या? नहीं। आपको क्या एप्लीकेबल होगा कि बॉस बेसिक लेवल पे आप बिजनेस माइंडेड सोच से सोचोगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा आपके मार्जिन से, सेल से, गाइडेंस से, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज से, आपका पैट का अंदर ग्रोथ कितना आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो है बेसिकली आपको फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप वासा डेंटिसिटी के अंदर देखोगे तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स है उसका मार्केट साइज जो है वो बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली आप कोई भी कंपनी के नंबर्स देखोगे तो मैक्रो वाइज कंपनी के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को एज अ कंपनी तुम एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है अभी इनकी जो नई वेबसाइट है वो भी लॉन्च की है, जहाँ इनका परफॉर्मेंस बेटर है और नेविगेशन जो है थोड़ा सिंपलर हो जाएगा, इंटरफेस भी जो है कंपैरेटिवली थोड़ा स्मूदर साइड पे है। और फिर इसके साथ साथ ये कुछ चीज़ें जो है ये लोग प्लान कर रहे हैं। बट अब जो है सीधा नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। अब जो है प्रॉपर हमने बिजनेस मॉडल तो बेसिक लेवल पे समझ लिया। अब कंपनी के साथ क्या हो रहा है, कॉन कॉल के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, वैल्यूएशंस किस तरीके से और क्या सिनेरियो बन रहा है इस कंपनी को लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि क्या है कि एक लिमिट तक आप किसी भी बिजनेस मॉडल के डेप्थ पे जा सकते हो, बट एट द एंड जो चीज़ें मैटर करती है वो है आपके मार्जिन्स और वो है आपके नंबर्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ नंबर्स तो अच्छे हमें देखने मिल रहे थे, लेकिन Q2 के अंदर ग्रोथ रेट के अंदर जो है वो स्लो डाउन हो चुका था। अगर आप वासा डेंटिसिटी को देखोगे तो मैनेजमेंट ने क्या किया था, मैनेजमेंट ने जो है गाइडेंस दिया था कि ये लोग अपने रेवेन्यूज जो है कुछ 70 to 75% के मतलब ईयर ऑन ईयर के लेवल पे जो है FY25 के अंदर ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनका गाइडेंस था कि अगले 3 सालों के अंदर इन्हें जो है 600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज अचीव करने, जो कि अगर आप पर के अगर गाइडेंस कैलकुलेट कर लोगे तो 50% CAGR के आसपास आ जाता है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी को अगर अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज अचीव करना है, इसके मार्जिन्स के अंदर हमें इंक्रीज देखना है, तो अब कंपनी को जो है दो तरीके से ये चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो ये लोग एक्सक्लूसिव ब्रांड पार्टनर्स लेकर आ जाए कि ये लोग क्या करते हैं, अगर आप देखोगे तो अलग अलग इक्विपमेंट जो है आपके कोरिया से सोर्स करवाते हैं, जर्मनी से सोर्स करवाते हैं, बाकी अलग अलग कंट्री से सोर्स करवाते हैं। तो अभी इन्हें अगर हाई मार्जिन चाहिए तो इनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि सिर्फ आपके डेंटल कार्ड या वासा डेंटिसिटी का जो प्लेटफॉर्म है वहां से ही सेल कर रहा हो। अगर वो बाहर से दूसरे कोई और शॉप के अंदर भी सेल कर रहा होगा तो ये कंपनी के पास कोई स्पेसिफिक मोड नहीं रहेगा। और अगर डेंटिस्ट के अंदर ऐसे बिलीव्स है कि यार इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे और वो कंपनी जो है आपका डेंटल कार्ड या वासा डेंटिसिटी की जो है एकदम एक्सक्लूसिव ब्रांड पार्टनर है, तो इसके अंदर इनके मार्जिन भी जो है इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो ये एक्सक्लूसिव ब्रांड पार्टनर्स और आपके प्राइवेट लेबल्स के अंदर अगर आप मार्जिन कंपेयर करोगे तो मोर और लेस जो है मार्जिन सेम लेवल के आसपास रहेंगे। फिर इसके साथ साथ जो है अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है मैं इस कंपनी के साथ वो बता देता हूँ। गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने 70 to 75% का दिया था। ग्रोथ अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली कम हुई थी। तो उस हिसाब से अगर कंपनी के मैनेजमेंट को 75% के आसपास की ग्रोथ दिखानी है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, इन्होंने FY24 के अंदर अगर आप देखोगे तो 170 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ करे थे। और फिर उसके बाद अगर आप 75% का गाइडेंस लगा लेते हो तो इनके जो रेवेन्यूज़ है लगभग 297 या 300 करोड़ के आसपास होने चाहिए, जो कि अगर आप देखोगे अभी करंटली तो वो होना जो है मुश्किल लग रहा है। हालांकि इनके Q3 FY25 के नंबर्स अच्छा है, इन्होंने टॉप लाइन 71% से ग्रो की है, बट फिर भी मुश्किल लग रहा है। अगर आप देखोगे तो ये 53 करोड़ इन्होंने Q1 के अंदर किया, Q2 के अंदर 58 किया और इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने जो है 62 किया। और अगर इन्हें 300 के आसपास ग्रो करना है तो इन्हें जो है इस क्वार्टर के अंदर मतलब Q4 के अंदर आपका जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो ओवर जो है
आपका जितना आप क्वार्टर के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर कर रहे हो उससे डबल से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि मुझे जो है पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल साइड पे लग रहा है। तो 75% का जो गाइडेंस है वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो इस पर कई सारे एनालिस्ट ने आपके मैनेजमेंट के पास आकर बोला था कि यार गाइडेंस तो एग्जीक्यूटेबल नहीं लग रहा है, तो अब क्या होगा। तो मैनेजमेंट ने इस पे बताया था कि यार हमारा जो इंटरनल टारगेट का नंबर था वो हमने एज अ गाइडेंस दिया था, बट हम अगली बार से जो हमारा इंटरनल टारगेट का नंबर है वो नहीं देंगे। हम जो है नॉर्मल आपका अंडर प्रॉमिस करेंगे और ओवर डिलीवर करने पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ है, इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर वाला सिनेरियो जो है हमें देखने मिल रहा है। और जब भी मार्केट के अंदर ये सिनेरियो होता है कि आप ज़्यादा प्रॉमिस कर रहे हो और डिलीवर कम कर रहे हो, तो आपके कंपनी के अंदर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। इन द सेंस आपका बिजनेस मॉडल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता है, आपका स्टॉक जो है वो चलना बंद कर देता है और आपके स्टॉक के अंदर आप यूजुअली उन स्टॉक्स के अंदर रिटर्न नहीं जनरेट कर पाओगे। तो अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है इनका गाइडेंस सीधा रिड्यूस कर दिया। और गाइडेंस किस पे आ गया पता है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि हम आराम से 30 to 40% के आसपास ग्रो करेंगे, ये मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया। तो अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है इनका 75% का गाइडेंस लगभग 30% 35% के आसपास रिड्यूस कर दिया या उससे भी कम कर दिया। तो ये एक बुरी बात लगी मुझे इस कंपनी के बारे में। नहीं तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो इस कंपनी की डील जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे जा चुकी थी, जहाँ अगर आप देखोगे तो 60-65 के आसपास पीई था, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा था कि इस कंपनी के अंदर लगभग 75% के आसपास ग्रोथ आएगी। बट ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने रिड्यूस कर दिया, जो कि मुझे प्रॉब्लमैटिक लगा इस कंपनी के अंदर। बट अभी भी अगर Q3 के नंबर्स के हिसाब से अगर हम एस्टिमेट करें तो इस कंपनी के अंदर हम आराम से जो है 40% के आसपास तो ग्रोथ जो है 40-45-50% के आसपास जो है ये कंपनी आराम से ग्रो कर सकती है इन द ईयर आपका FY25। और इनका जो इन्होंने गाइडेंस दे के रखा है कि FY27 FY28 तक ये लोग कुछ 800 करोड़ के आसपास अचीव करेंगे, वो भी मुझे करंटली अचीवेबल तो नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि यार ये गाइडेंस जो है आपका FY30 के आसपास पुश हो जाए या उससे भी ज़्यादा। तो अब गेम जो है पूरा एग्जीक्यूशन का है, लेकिन मैनेजमेंट ने जो है वॉक द टॉक नहीं किया। और मैनेजमेंट अगर बता भी रहा है कि हमने इंटरनल वाला नंबर दे दिया, तो अब इंटरनल वाला जो नंबर है एकदम से आके पब्लिक में दोगे और फिर पब्लिक को आप बोलोगे कि भाई देखो हमने इंटरनल वाला नंबर दिया था, ये नंबर हमारा था नहीं, इसलिए हम जो है आपका कम दे रहे। इजी इजी लैंग्वेज में बताओ मैनेजमेंट ने क्या किया। मैनेजमेंट ने, अगर आप मेरे ऑडियंस हो तो आपको पता चल गया रहेगा, मैनेजमेंट ने जो है गाइडेंस रिड्यूस किया है। तो ये एक बुरी बात है, ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी के साथ। बट फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एज वासा डेंटिसिटी के अंदर अगर हम बात करें तो इन्हें फोकस कहाँ करना है पता है, इन्हें फोकस करना है कि इनके जो नंबर ऑफ डिलीवरी टाइम्स है वो ये लोग रिड्यूस कर दे। क्योंकि इनके जो पहले के क्लाइंट्स है, अब मैं थोड़ा हट रहा हूँ गाइडेंस वाले पार्ट से, थोड़ा बिजनेस मॉडल की तरफ इंक्लाइन हो रहा हूँ। इनके जो पहले के क्लाइंट्स है वो क्या बता रहे थे कि इनका जो डिलीवरी टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए ये लोग अलग अलग जगह पे वेयर हाउस ओपन कर रहे हैं और इनका जो डिलीवरी टाइम है वो धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा था। मतलब जिस तरीके की इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने मिल रही थी, उस टाइप के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने नहीं मिल रहे थे, उस टाइप का EPS एक्सपांशन हमें देखने नहीं मिल रहा था। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, वेल बेसिकली इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है अपना स्केल भी इंक्रीज करते जा रही है, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है ओवर 50% इंक्रीज हुए। इसलिए अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है करंटली ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। अब एक गाइडेंस जो कि मैनेजमेंट ने दिया था वो तो मैनेजमेंट ने किया नहीं। अब इसके साथ साथ मैनेजमेंट जो है आपका दूसरा गाइडेंस भी दे रहा है, जिसमें मैनेजमेंट बता रहा है कि इनके जो अभी करंटली आपका एक्सक्लूसिव, मतलब आपका प्राइवेट लेवल से जो आपके रेवेन्यूज आ रहे हैं वो 50% के आसपास है ओन ब्रांड सेल्स। अब मैनेजमेंट ने टारगेट रखा है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर इनके जो ओन ब्रांड सेल्स है वो 70% के आसपास चल जाए। तो वो भी टारगेट किस तरीके से प्ले आउट होगा ये भी जो है मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम इस कंपनी की डील कैलकुलेट करें तो यार कंपनी है तो अच्छी, बिजनेस मॉडल है बड़ा इंटरेस्टिंग, एकदम यूनिक बिजनेस मॉडल है। और अगर आप डेंटिस्ट वगैरह के पास जाते हो तो आपको पता होगा कि यार इनके मार्जिन्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। फिर इसके साथ साथ ये कंपनी जो है ऑनलाइन मॉडल की तरफ से शिफ्ट होकर आपके ऑफलाइन मॉडल की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, जहाँ स्माइल वर्क्स जैसी जो कंपनीज होगी वो इनके मार्जिन्स वगैरह इंक्रीज़ करेगी। इसके साथ साथ ये लोग डेंटिस्ट को पर्सनलाइज सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है कंपनी के साथ। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद अगर हम इसका PEG कैलकुलेट करें तो 49 के PE के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि कंपनी जो है 50% के आसपास ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगी, तो PEG उस हिसाब से जो है 0.98 के आसपास आ जाता है।
जो कि यार डिसेंट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये कंपनी जो है और ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो करे। अब भी मुझे वासा डेंटिसिटी जो है इसका बिजनेस मॉडल तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन कंपनी जो है ठीक ठाक सी ही अपॉर्चुनिटी लगी। मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ठीक ठाक ही कंपनी लगी, इतना कोई इंटरेस्ट जो है इस कंपनी के अंदर बनता है नहीं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके का इसका एग्जीक्यूशन रहता है। अभी Q3 के अंदर इनके नंबर्स अच्छे आए, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि ये कुछ 40-45% के आसपास ईयर ऑन ईयर के लेवल पे जो है अचीव कर पाएंगे। बट अगर आप पी के हिसाब से देखो, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पी के हिसाब से, तो यार डिसेंट वैल्यूएशन पे जो है कंपनी अवेलेबल है। बट आगे का एग्जीक्यूशन कंपनी का किस तरीके से होता है वो जो है इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हमें देखने मिलेगी। अब मार्जिन किस तरीके से इंक्रीज हो गए, आपका जो गाइडेंस दिया है आपने 70% वाला वो अचीव होता है क्या, या फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है इनका Q3 का जो कॉन कॉल होगा उसके अंदर मैनेजमेंट आकर क्या बोलता है, वो बातें जो है हमें सुननी चाहिए। और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है इस स्टॉक के अंदर बन रही है। बाकी इस वीडियो को जो है मैं इतना ही रखूँगा। होपफुली आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और आपको प्रॉपर बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन वगैरह के बारे में जो है आइडिया लगा होगा। करंटली मैं वासा डेंटिसिटी की बात करूँ तो यार इस स्टॉक के अंदर मैं इंटरेस्टेड तो बड़ा हूँ, इसलिए मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन कॉन कॉल के अंदर मुझे मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है वो सुनना है, और फिर उसके बाद जो है मैं इस स्टॉक से रिलेटेड अपना डिसीजन लूँगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।